7 जुलाई 2024 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट अपेयर होने जा रहे हैं अक्टूबर के पेपर में, इसलिए बहुत तेज तेज पढ़ेंगे और तेज तेज इस टॉपिक को हमने कंप्लीट करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं ईएम इंडक्शन। ईएम इंडक्शन कुछ यूं है कि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया कि जब किसी वायर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये मैग्नेटिक लाइनें राइट हैंड रूल से हम इनकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इसका मेन थीम ये थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस कर लें, उल्टा प्रोसेस। तो इसका आंसर है यस। वो प्रोसेस जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। कैसे? तो उस मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले एक डेफिनेशन समझना होगी। उस डेफिनेशन के बाद फिर मैं आगे चल सकूंगा। उस डेफिनेशन का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स और समटाइम इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो अभी लिंकेज छोड़ दें, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ यूं है कि अगर किसी जगह मैग्नेट के पोल्स रखे हुए हों तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। तो ये जो मैं ग्रीन कलर की लाइंस बना रहा हूँ, ये ग्रीन कलर की लाइंस मैग्नेटिक लाइंस को पॉइंट कर रही हैं कि टुवर्ड्स राइट साइड जा रही हैं। इन मैग्नेटिक लाइनों के रास्ते में मैंने कोई सरफेस लाके रख दी। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने एक पेपर लाके रख दिया और मैं कह रहा हूं कि पेपर के अंदर से मैग्नेटिक लाइनें पास कर रही हैं। तो डेफिनेशन सुनिएगा, इस पेपर में से जितनी तादाद में मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी, उन मैग्नेटिक लाइंस की तादाद जो पास कर रही हैं इस पेपर की सरफेस में से, तो किसी भी सरफेस में से जितनी तादाद में मैग्नेटिक लाइंस पास करती हैं उसी तादाद का नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स को इस चैप्टर में हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। इट इज रेड एज फाई। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पे? नंबर वन, सर जो आपने सरफेस रखा है ना उसके एरिए पर। क्या मतलब? सर जो मैंने अभी सरफेस लाके रखी है, बेटा देखिए अगर हम समी छोटी सरफेस लाके रख दें तो इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कम पास होंगी और अगर बड़ी सरफेस लाके रख दें तो इससे मैग्नेटिक लाइन ज्यादा पास होंगी। तो जितना छोटा एरिया होता है उसमें से कम लाइंस पास होती हैं, जितना बड़ा एरिया होता है उसमें से ज्यादा लाइंस पास होती हैं। इट इज कॉमन सेंस। उसके बाद कहते हैं फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। क्या मतलब? अगर मैग्नेट वीक है तो मैग्नेटिक लाइंस उससे दूर दूर बन रही होंगी, मैग्नेटिक लाइंस कम होंगी। लेकिन अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो स्ट्रांग मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइनें बहुत करीब करीब बनेंगी और जब मैग्नेटिक लाइनें बहुत करीब करीब बनेंगी तो ज्यादा तादाद में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस में से पास होंगी। तो पता ये चला कि जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। लेकिन जो मैंने अभी सरफेस लाके रखी ना बेटा, ये समझाने के लिए मैंने कह दिया पेपर की सरफेस लाके रखी है, वरना प्रैक्टिकली क्या होगा कि हमारे पास बेटा तार का कोई क्वाइल होगा, तार का कोई क्वाइल होगा जिसपे बहुत सारा तार लपेटा हुआ होगा। तो जितनी मर्तबा तार लपेटा हुआ होगा, एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। तो जब हम नंबर ऑफ टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना,
तो जब नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाए तो फिर अब हमें डेफिनेशन में थोड़ा सा इजाफा कर देना पड़ता है और कहना पड़ता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, तो आप यूं लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, strength of magnetic field and number of turns, it is called magnetic flux linkage। तो जनाब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को खाली फाई भी लिख सकते हैं, सम टाइम हम इसे नैब के नाम से भी याद करते हैं। और नैब जो है, जो बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, पॉलिटिक्स थोड़ा समझते हैं, तो उनको भी पता होता है कि नैब क्या चीज होती है। तो जनाब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नैब। अच्छा जी, अब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर दिया और ईएम इंडक्शन को अब प्रॉपर्ली डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक तार का कॉइल है। अच्छा समी, ये चीज हम आपको ओ लेवल्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं है। ये तार का बेटा कॉइल है। इस तार के कॉइल को मैं किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैंने इस कॉइल को एक लैंप से कनेक्ट कर दिया है। और लैंप का मतलब होता है मैं इसको लाइट जलाना चाहता हूं, तो दिस लैंप इज कनेक्टेड विद अ कॉइल, और इसके साथ कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस कॉइल से बहुत दूर एक मैग्नेट की रॉड रखी हुई है। मैग्नेट की रॉड का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइनें नॉर्थ पोल से जनरेट हो रही हैं, साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट हो रही हैं। मैग्नेट जितना स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक लाइनें उतनी करीब करीब होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बस मैंने ऐसी ही बना दी है। पर ये मैग्नेट इस वक्त कॉइल से बहुत दूर है, और अब कॉइल से बहुत दूर है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त कॉइल में से पास नहीं हो रही। तो मैं कहूंगा राइट नाउ देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेट और कॉइल इतना दूर है कि कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इस वक्त जीरो है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दूं, इसके करीब लेकर आ जाऊं, तो जैसे ही करीब लेकर आऊंगा तो फॉर एग्जांपल इस कॉइल में से 5000 लाइनें कॉइल के अंदर से पास कर रही हैं। तो जितनी तादाद में मैग्नेटिक लाइनें पास करेंगी, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा पहले मैग्नेटिक फ्लक्स था जीरो, जब मैग्नेट बहुत दूर रखा हुआ था मैग्नेटिक फ्लक्स था जीरो, जब मैग्नेट को बहुत करीब लेकर आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 5000। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, जीरो से 5000 पे चला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। और जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इस कॉइल में करंट पैदा कर देता है। इस पैदा होने वाले करंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस करंट। इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, इसलिए इस पैदा होने वाले करंट को कहते हैं इंड्यूस करंट। इससे पैदा होने वाले वोल्टेज को कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो पूरी बात क्या बनी? पूरी बात बेटा मैं समी बोलूंगा फिर आपसे बुलवाऊंगा, क्योंकि की वर्ड यही है। समी बेटा अलर्ट हो जाइए। मैंने कहा सर जब मैग्नेट कॉइल के करीब आता है या दूर जाता है, तो कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। सर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा कर देता है। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी समी हमें बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समी। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा ये डेफिनेशन लिख लो, सिर्फ डेफिनेशन। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ कॉइल, जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करोगे, तो इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज, जिसको ईएमएफ कहेंगे, पैदा हो जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स से ये काम हो जाना, इस प्रोसेस का नाम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जनाब। सर जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाएगी।
कॉइल में करंट पैदा हो जाएगा। इस प्रोसेस का नाम होगा ईएम इंडक्शन। समझ में आ गई बात सभी को? मुझे अंदाजा है। अच्छा बेटा, इस प्रोसेस को जिन साहब ने डिस्कवर किया उनका नाम था माइकल फेराडे। और माइकल फेराडे ने जो लॉज बताए ईएम इंडक्शन के, वो एग्जाम में इनके नाम से ही आते हैं। अभी मैं आपको पास पेपर की शीट दिखाऊंगा तो वो खुद कहेगा कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताएं। तो फेराडे लॉस क्या है, तो जरा फेराडे लॉ सुनिएगा। फेराडे लॉ की प्रॉपर स्टेटमेंट मैं रीड एंड राइट की बुक में लिखूंगा। अभी सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। डी अपॉन डी टी, इसको मैथमेटिक्स की जुबान में कहते हैं रेट। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना। रेट का मतलब हाउ फास्ट, कितनी तेजी के साथ। सर, जितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है और बहुत तेजी के साथ करना है। जितनी तेजी के साथ चेंज होगा उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो वर्डिंग सुनिएगा, और आई थिंक ये समी आराम से वर्डिंग बोल लेंगे। जरा समी गौर से सुनिएगा वर्डिंग। वर्डिंग है क्योंकि पेपर में ये बार बार आती है, याद कराना चाह रहा हूं। सर, इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. Induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. जी समी बोल के बताइए। अब लिख लो यार, लिख लो, लिखना। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ ये याद करना है यार। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux linkage। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो काम की बात यह है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम कितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, कितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। तो आपने देखा होगा जनरेटर में कॉइल घूमता है बेटा, कॉइल घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जितना तेज कॉइल घूमता है उतनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उतनी ज्यादा कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इस ऊपर वाली इक्वेशन को ही E इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी तो आएगा, और जहां लिखा है फ्लक्स लिंकेज, सर उस फ्लक्स लिंकेज की जगह आप लिख देंगे नैब। नैब का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जनाब फॉर्मूला है। और अगर आप ये स्टेटमेंट लिख चुके हैं, फॉर्मूला लिख चुके हैं, ये फॉर्मूला है जो क्वेश्चंस में यूज करूंगा मैं, और स्टेटमेंट आप ऊपर लिख चुके हैं। तो अब भाई एक और स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं, और वो स्टेटमेंट है लेंजेस लॉ। ये भी हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ होता है, लेंजेस लॉ। अगर कॉपी कर चुके हो तो बेटा आगे बढ़ाओ। ठीक है जी। अब लेंजेस लॉ क्या है? सर लेंजेस लॉ हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट पैदा होगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। लेंजेस लॉ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेंजेस लॉ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताने से पहले एक छोटी सी बात ओ लेवल्स की पहले याद दिलाऊंगा, वरना मैं आपको ये टॉपिक इतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगा।
तो जरा बात समझिएगा। बात ये है कि बेटा ये फॉर एग्जांपल एक तार का कॉइल है, ये तार का कॉइल है। इस तार के कॉइल को फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल से कनेक्ट किया, और सेल से कनेक्ट करके इसमें से करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है। ठीक है जनाब, ये करंट आ रहा है। जब ये करंट आ रहा है तो करंट जाहिर सी बात है सर इस तरह घूम रहा है कॉइल में। जब कॉइल में इस तरह से करंट घूम रहा है तो मैंने समी से बोला यार इस तरफ से आप अपनी आंख रखें और समी हमें देख के बताएं कि इस कॉइल में ये जो करंट आ रहा है, ये करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? समी बताइए, आप यहां से देख रहे हैं तो ये करंट क्लॉकवाइज आपको लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? तो क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अगर करंट क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा हो तो याद रखिएगा इस जगह पर हमेशा कॉइल में बनता है साउथ पोल। जहां करंट क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आए कॉइल में, वो साउथ पोल बनेगा। ठीक, और इधर साउथ बनेगा तो सर ऑब्वियसली सर उधर नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक, और इस तरह से भी इसको याद रख लेंगे जनाब कि जब करंट क्लॉकवाइज घूमता है तो साउथ पोल बनता है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अगर आप इसको गौर करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज एरो मैंने बनाए, तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल बनता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ पोल में जो साउथ है, तो इससे भी अगर आप एरोज को बनाएं तो ये जनाब साउथ पोल बनता है। तो साउथ पोल क्लॉकवाइज से बनता है, एंटी क्लॉकवाइज से नॉर्थ पोल बनता है। अब इसी बात को मैं लेंजेस लॉ समझाने में यूज करूंगा। अब आई जाइए जनाब लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता है सर? लेंजेस लॉ ये कहता है कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल तार का कॉइल है, और इस मरतबा मैं लैंप नहीं लगा रहा, बल्कि मैं इसके अंदर लगाने जा रहा हूं एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपने एएस की फिजिक्स की लैब में देखा हुआ होगा। काम की बात ये होती है उसमें एक पॉइंटर होता है, और जो पॉइंटर होता है वो हमें बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट राइट हैंड पे जा रहा होगा तो जो पॉइंटर होगा वो राइट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। करंट लेफ्ट हैंड पे जा रहा होगा तो पॉइंटर लेफ्ट हैंड पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये करंट की डायरेक्शन बताता है। तो अभी हमने अज्यूम कर लिया कि कोई करंट नहीं है। अच्छा जी, अब बेटा हुआ ये कि ये है मैग्नेट, और ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये है मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है जी। अच्छा बेटा मैंने करा ये, अब ओ लेवल्स अगर याद आ जाए, सर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दें, कॉइल के करीब लेकर आ जाए। जब कॉइल के करीब लेकर आएंगे तो कॉइल में सर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कॉइल में करंट पैदा करेगा। सर जो करंट पैदा होगा वो करंट आइदर क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। भाई जब करंट पैदा होगा तो पैदा होने वाले करंट के पास दो ही रास्ते हैं, कॉइल तो गोल गोल है ना, तो या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो लेंस हमें बताता है कि जब नॉर्थ पोल को करीब लाते हैं तो नॉर्थ पोल करीब लाने पर जो करंट पैदा होता है सर वो करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा। नॉर्थ पोल करीब लेकर आओगे, नॉर्थ पोल करीब लेकर आओगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सर यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। सर सवाल नॉर्थ पोल क्यों बनेगा? तो लेंजेस लॉ हमें यह बताता है कि जब नॉर्थ पोल करीब लेकर आते हैं ना तो क्वाइल एक ऐसा पोल बनाता है पैदा होने वाले करंट की वजह से। करंट की वजह से क्वाइल एक ऐसा पोल बनाता है ताकि वो नॉर्थ पोल के अप्रोच करने को अपोज कर सके। और आसान अल्फाज कह लें सर, नॉर्थ पोल को करीब लाना एक्शन है, नॉर्थ पोल को करीब लाना एक्शन है। सर इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होने का मतलब जब नॉर्थ पोल को करीब लाऊंगा तो पैदा होने वाला करंट ऐसा फ्लो करेगा, पैदा होने वाला करंट ऐसा फ्लो करेगा कि उससे जो मैग्नेटिक पोल बने, सर वो मैग्नेटिक पोल अपोज करेगा मैग्नेट की फॉरवर्ड मोशन को, मैग्नेट की फॉरवर्ड मोशन को। नॉर्थ पोल करीब लाऊंगा तो नॉर्थ पोल बनेगा ताकि वो उसको रिपेल कर सके। अच्छा सर, साउथ पोल करीब लाऊंगा, भाई साउथ पोल करीब लाऊंगा तो वो साउथ पोल बनेगा। क्यों? ताकि वो साउथ पोल को रिपेल कर सके। तो हमेशा पैदा होने वाला करंट इस तरह फ्लो करता है, पैदा होने वाला करंट इस तरह फ्लो करता है कि वो अपोज कर सके मैग्नेट की मूवमेंट को। जो मैग्नेट की मूवमेंट होगी, जिस मैग्नेट की मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा होने वाले करंट ने उसको अपोज करना है, एक्शन को रिएक्शन देना है। स्टेटमेंट लिखेंगे तो मेरे ख्याल में और बेहतर समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट लिखिएगा बेटा, स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट, खाली स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, इंट्रोडक्शन नहीं लिखवा रहा। करंट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट in a coil flows in such a way to oppose the movement of magnet। इस एग्जाम्पल में मूवमेंट ऑफ मैग्नेट लिखना पड़ रहा है मुझे, लेकिन जब हम इसकी जनरल डेफिनेशन लिखते हैं तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के बजाय लिखते हैं अब इट टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट। भाई जो अभी हमने एग्जाम्पल दी उसमें मैग्नेट का मूव करना वो कॉज है जो इंड्यूस करंट पैदा कर रहा है। तो जनाब जो इंड्यूस करंट पैदा होगा उस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो करंट अपोज करेगा उस कॉज को जिससे वो पैदा हो रहा है। जिससे वो पैदा हो रहा है उसने उसको अपोज करना है, जिससे वो पैदा हो रहा है उसने उसको अपोज करना है। तो यहां पर मैग्नेट की मूवमेंट से वो पैदा हो रहा है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में सारी बातें मैग्नेट की मूवमेंट पे बोली। पर इन जनरल हम कहते हैं कि जो इंड्यूस करंट पैदा होता है, सर उस पैदा होने वाले इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है, सर वो डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होती है ताकि वो अपोज कर सके, ताकि वो अपोज कर सके उस कॉज को कि जिससे वो पैदा हो रहा है। ठीक है, आखिरी दफा बोल रहा हूं, शायद समी मुझे बोल के सुना दे। सर लेंजेस लॉ में बताता है कि कॉइल में जो इंड्यूस करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी ताकि वो अपोज कर सके मैग्नेट की मूवमेंट को, ताकि वो अपोज कर सके उस कॉज को कि जिससे वो पैदा हो रहा है। समी बेटा कोशिश कीजिए बोलने की। किसको अपोज करे? कॉज को अपोज करे, जिससे वो पैदा हो रहा है उस कॉज को वो अपोज करे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि कभी भी फिजिक्स में अपोज का लफ्ज हो ना तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिएगा लेंजे जो अभी हमने ऊपर फेराडे लॉ लिखा है, इस फेराडे लॉ में माइनस लगाते हैं और माइनस लगाकर यूजुअली आप देखिएगा ब्रैकेट बना देते हैं मार्किंग स्कीम में। बना दोगे तो ठीक, या मतलब माइनस लिख दोगे ठीक, नहीं लिखोगे तब भी काम चलता है। लेकिन ये माइनस बता ये रहा होता है कि सर जो करंट पैदा होगा ना उस करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी उस कॉज के जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हमने पूरा ऊपर से रिवाइज करके मैं अभी आगे बात बढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से रिवीजन बेटा सुनिए सभी। सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जवाब, सर हम मैग्नेट से जब करंट प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करना इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है?
नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस में से मैग्नेटिक लाइनें गुजरने की तादाद, मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या होता है, नैब। अच्छा जी, उसके बाद ईएम इंडक्शन है क्या, सर मैग्नेट को करीब लेकर आए, दूर लेके जाए, करीब लेकर आए, दूर लेके जाए, करीब लेकर आए, दूर लेके जाए। जब मैग्नेट मूव कराओगे और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो करंट पैदा होता रहेगा। लेकिन अगर आपने मैग्नेट को एक जगह लाके रोक दिया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा करंट खत्म हो जाता है। तो इंड्यूस ईएमएफ लास्ट इन द कॉइल एज लॉन्ग एज द चेन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस। जब तक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, जब तक उसमें करंट पैदा होता रहेगा। जहां आपने मैग्नेट को रोका, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज रुका, आप देखिएगा कॉइल में से करंट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। लेंजेस लॉ क्या है, सर लेंजेस लॉ हमें बताता है करंट की डायरेक्शन, और वो अभी भी मैंने सुनाई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको रिवीजन कराना चाहिए। अच्छा जी, अभी भी मैं पास पेपर के क्वेश्चन में आपको नहीं लेके जा सकता, अभी मुझे थोड़ी सी थ्योरी इस टॉपिक की और पढ़ानी है। क्या थ्योरी है, सर थ्योरी है कि अभी हमने जो ईएम इंडक्शन ऊपर पढ़ा है ना, सर ईएम इंडक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स करा दीजिए। एग्जाम्पल्स करी हुई होंगी तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो हेडिंग है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, तो एग्जाम्पल जरा देखिएगा। एग्जाम्पल यार ये है कि एएस की फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम लोग ये पढ़ते थे कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जनाब मैं आपके सामने बना रहा हूं दो पाइप्स। जो पहला मैंने ग्रीन कलर का पाइप बनाया है, ये फॉर एग्जांपल मेटल का पाइप है, और जो मैंने दूसरा पाइप बनाया है, ये प्लास्टिक का पाइप है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने किया बेटा ये कि एक मैग्नेट की रॉड ली, और मैग्नेट की रॉड को प्लास्टिक के पाइप से काफी ऊपर लेके चला गया, और ऊपर ले जाके फिर मैंने इसको रिलीज कर दिया। जब मैंने रिलीज किया, ठीक है जनाब, तो जब ये मैग्नेट की रॉड, इट इज अ मैग्नेट रॉड, ये मैग्नेट रॉड जब प्लास्टिक के पाइप में से गुजरी, और प्लास्टिक के पाइप में से गुजर कर जब नीचे इसने जमीन को जाके हिट किया, तो इसके गिरने का जो एक्सेलरेशन था वो 9.8 था। इसके गिरने में जो टाइम लगा वो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंगली था, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वगैरह वगैरह, किसी भी फार्मूले से निकाल लें। लेकिन जब मैं इसी मैग्नेट की रॉड को ड्रॉप करता हूं थ्रू मेटल रॉड, तो मैंने नोट किया कि मेटल की रॉड से जब ये पाइप गिर रहा होता, ये मैग्नेट गिर रहा होता है, तो इसको टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। प्लास्टिक से गुजरने में नॉर्मल टाइम लगता है, जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंगली है। लेकिन मेटल में से जब ये गिर रहा होता है मैग्नेट, तो इसको टाइम ज्यादा लगता है। वजह बताइए, तो भाई वजह ये है कि सर जब प्लास्टिक में से ये मेटल, सॉरी मैग्नेट गिर रहा होता है, तो मैग्नेटिक लाइनें जब प्लास्टिक के पाइप में से पास होती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो प्लास्टिक में करंट पैदा होता ही नहीं है, करंट पैदा नहीं होता। सर अब करंट पैदा ही नहीं होता तो नो ईएम इंडक्शन, नो फेराडे लॉ, नो लेंजेस लॉ, तो सर ये तो एएस की काइनेमेटिक्स है। लेकिन जब मैंने मैग्नेट की रॉड को मेटल के पाइप में से गिराया, तो इसने टाइम ज्यादा लगा दिया। वजह बताइए, सर वजह ये है कि जो मैग्नेटिक लाइनें हैं ना, जो मैग्नेट की रॉड में से जनरेट हो रही हैं, दीज मैग्नेटिक लाइंस आर कटिंग द सरफेस ऑफ मेटल। और जब मेटल के पाइप को मैग्नेटिक लाइनें कट कर रही हैं, तो मैग्नेटिक लाइनों का कट करना, मैग्नेटिक फ्लक्स का पाइप में से पास करना, इस मेटल के पाइप में पैदा कर रहा है इंड्यूस करंट। और जब ये इंड्यूस करंट पैदा कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ये इंड्यूस करंट अपोज करेगा मैग्नेट की फ्री फॉल को। और जब मैग्नेट के फ्री फॉल को कोई चीज अपोज कर रही होगी, तो ऑब्वियसली अब उसे टाइम ज्यादा लगेगा। ये आपके रीड एंड राइट में एक सवाल पड़ा हुआ है, इसी को मैंने एग्जाम्पल बना दिया यहाँ पे, मतलब पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब मैग्नेट की रॉड किसी मेटल के पाइप में से गिरती है,
तो ड्यू टू द चेन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स there is induced current, there is induced EMF which opposes the free fall motion of bar magnet, so it takes longer time. But when bar magnet is passing through a plastic pipe, there is no change of magnetic flux, there is no induced EMF, so there is no Lenz's law, there is no opposition, so it takes normal time. तो नॉर्मल टाइम प्लास्टिक के पाइप में लगता है, लेकिन मेटल के पाइप में ज्यादा टाइम लग जाता है. तो ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. ठीक है. अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चले, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. इस एग्जाम्पल नंबर 2 को जब हम किसी ज़माने में पाकिस्तानी बोर्ड फिजिक्स पढ़ाया करते थे, तो उसमें एक टॉपिक पढ़ाते थे म्यूचुअल इंडक्शन. ए लेवल की फिजिक्स में हेडिंग नहीं है, टॉपिक वही है, म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होने वाला है सर? म्यूचुअल इंडक्शन में होगा ये कि सर दो क्वाइल्स होंगे. ये पहला क्वाइल है एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड अ रियोस्टेट. रियोस्टेट समझते हो, वेरिएबल रेजिस्टर होता है. सर इसी के बहुत करीब ये एक दूसरा कॉइल है एंड दिस सेकंड कॉइल विच इज वेरी क्लोज टू द फर्स्ट कॉइल एंड इट इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर. तो जनाब ये पहला कॉइल है. इस पहले कॉइल को मैं कह रहा हूं प्राइमरी कॉइल, और ये प्राइमरी कॉइल कनेक्टेड है बैटरी और सेल से. सर ये है दूसरा कॉइल, और ये जो दूसरा कॉइल है सर, ये दूसरा कॉइल पहले कॉइल के करीब जरूर है पर मैकेनिकली इन कांटेक्ट नहीं है. और इस दूसरे कॉइल के साथ आपने लगा दिया एक लैंप लगा दिया या एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया. मुझे लैंप लगाना ज्यादा पसंद है, मैंने जनाब लैंप लगा दिया. अच्छा जी, अब हुआ ये कि मैंने इसे स्विच ऑन कर दिया. जब स्विच ऑन नहीं किया हुआ था तो इस सेकेंडरी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था. इस सेकेंडरी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था. जब सेकेंडरी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था तो इस वक्त लैंप में कोई लाइट नहीं थी. लैंप में कोई लाइट नहीं थी. लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो जनाब स्विच ऑन करते ही जो प्राइमरी कॉइल है सर, प्राइमरी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन गई. प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें सेकेंडरी कॉइल में से पास होना शुरू हो गई. तो ये जो मैंने येलो शेड मार दिया, दिस येलो शेड शोज दैट प्राइमरी कॉइल इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच नाउ पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल. और जब ये सेकेंडरी कॉइल में से पास होने लगी तो आप देखिए ना कि जब करंट जीरो था, मैग्नेटिक लाइन जीरो थी, एज यू स्विच ऑन प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक लाइंस पैदा हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया. और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही जनरेट हुआ तो लैंप बिगिंस टू ग्लो, लैंप जलने लगेगा. लेकिन भाई ये लैंप एक इंस्टेंट के लिए जलेगा, ऐसा नहीं होगा कि लैंप जलता ही रहेगा. अगर आप चाहते हो कि ये लैंप जलता रहे तो आपने प्राइमरी कॉइल में जो रियोस्टेट लगाया हुआ है, इस रियोस्टेट की पोजीशन को आप जल्दी जल्दी चेंज करना शुरू कर दो. जब आप रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करोगे तो इसका मतलब है आप करंट चेंज करोगे. करंट चेंज करने से सर प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा कर देगा. तो जो मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है, मैं स्टूडेंट को भी तो चेक करूं कि सो रहा है या जाग रहा है. तो बेटा समी, आपको हम जगाना चाह रहे हैं और आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, गौर से सुनिएगा. मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं लेकिन आप मुझे मेरी कहानी सुनाएंगे. सर सुनिए बेटा, समी बेटा सुनिएगा. सर प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल रेजिस्टर और बैटरी लगी है, सेकेंडरी कॉइल में एक लैंप लगा हुआ है. जैसे ही मैं करंट स्विच ऑन करता हूं तो करंट का चेंज फील्ड को चेंज करता है, फील्ड का चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा कर देता है.
तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करना सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जहां दो कॉइल इन्वॉल्व हो तो इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। जी समी, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? हाँ 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 हाँ। बेहतरीन जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, माशाल्लाह आपने बोल दिया। ठीक है बेटा, तो इसकी बात पूरी ये बन गई कि जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, ये इंड्यूस ईएमएफ ये इंड्यूस ईएमएफ दर हकीकत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज के साथ। किसका रेट ऑफ चेंज? तो रेट ऑफ चेंज फ्लक्स का। सर फ्लक्स बी पे डिपेंड करता है, बी आई पे डिपेंड करता है। इस सवाल को कराते वक्त मैं जानबूझ के, देखिए मैंने जब फेराडे लॉ पढ़ाया था तो खाली फ्लक्स को ईएमएफ के साथ कनेक्ट किया था। इस सवाल में गौर करें, मैंने लंबी की कि मैंने करंट चेंज करा तो बी चेंज हुआ, बी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ पैदा हुआ। तो याद रखिएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि एग्जाम में ना वो हमें ग्राफ दे देते हैं करंट का, या ग्राफ दे देते हैं बी का, या ग्राफ दे देते हैं फ्लक्स का। ठीक है जनाब, अब क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। हमें ग्राफ देंगे, गिवन ग्राफ होगा, गिवन ग्राफ होगा करंट का या बी का या फ्लक्स का, और आपसे कहेंगे ईएमएफ का ग्राफ बना के दिखाएं। तो याद रखिएगा, ये जो चीज है ना डी अपॉन डी टी, सर ये डी अपॉन डी टी को मैथमेटिक्स वाले कहते हैं ग्रेडियंट। डी अपॉन डी टी को मैथमेटिक्स वाले कहते हैं ग्रेडियंट। तो जरा समी भाई गौर से सुनिएगा, मैं आपसे कहलवाना चाहूंगा क्योंकि सवालों में यही होगा। सर हमें करंट का ग्राफ देंगे, या बी का ग्राफ देंगे, या फ्लक्स का ग्राफ देंगे। हम उस ग्राफ का ग्रेडियंट देखते हुए ईएमएफ का ग्राफ बनाएंगे। सारे सवालों में वो यही करेगा, सारे क्वेश्चन में वो यही करेगा, करंट का ग्राफ या बी का ग्राफ या फ्लक्स का ग्राफ। उस ग्राफ का ग्रेडियंट देखकर हम ईएमएफ का ग्राफ बनाएंगे। जल्दी से बताइए समी बेटा, हम कैसे सवाल करने जा रहे हैं, क्या होगा क्वेश्चन में? हाँ 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 जी। और ग्रेडियंट निकालेंगे भी, निकालेंगे भी नहीं, बताओ। ग्रेडियंट देखकर, भाई हमने एएस की फिजिक्स के अंदर, जाहिर सी बात है आपको याद होगा, काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स में याद है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता था, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता था, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखकर वो कहते थे वेलोसिटी का ग्राफ बना के दिखा। ठीक है ना, मैं याद दिला रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता था टाइम के साथ, और बोलता था वेलोसिटी का ग्राफ बना के दिखाओ। तो गौर से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राफ ये रहा, ये ग्रेडियंट है, ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ है, तो आप देख लो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी का ग्राफ यानी कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है, तो वेलोसिटी का ग्राफ ये वाला बनेगा। ग्राफ मुश्किल नहीं देगा, ऐसी वाले ग्राफ देगा जो मैं दो ग्राफ में दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा ग्राफ इसने ये वाला दिखा दिया। अच्छा जरा एक और देखना, अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये वाला हो, समी तुम्हें याद आ जाएगा, बताना डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर ये वाला हुआ जो मैंने अभी बनाया है, तो बताना इसका ग्रेडियंट तुम्हें कैसा लग रहा है? इसका ग्रेडियंट कैसा लग रहा है? सर ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, तो इसका ग्रेडियंट जीरो है, ग्रेडियंट जीरो है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसका ग्रेडियंट जीरो है। आखिरी बात, बल्कि मैं इसका नाम रख लूँ ना, ये ग्राफ ए है तो इसका ग्रेडियंट ये रहा, ये ग्राफ बी है तो इसका ग्रेडियंट ये रहा। आखिरी ग्राफ बता रहा हूँ, लास्ट। सर हमें ये वाला ग्राफ दे देगा, भाई ये वाला ग्राफ अगर दे दिया तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है पर ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, और सर अब नेगेटिव ग्रेडियंट होगा ना तो वेलोसिटी का ग्राफ नीचे जाके बनेगा। तो ऊपर वेलोसिटी का ग्राफ पॉजिटिव है, ये जीरो वेलोसिटी है, सर ये नेगेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा जरा देखना सभी, डिस्प्लेसमेंट मैंने हटा दिया, मैंने बोला भाई ये है स्ट्रेंथ का ग्राफ और ईएमएफ का ग्राफ आपने बनाना है। तो भाई वही चीज हो गई कि सर ग्राफ ए, तो सर ग्राफ ए ये रहा, ग्राफ बी तो सर ग्राफ बी ये रहा, ग्राफ सी तो सर ग्राफ सी ये रहा। तो आपको अभी जब मैं बनाऊंगा तो याद आ जाएगा कि सर हमें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देते थे बचपन से,
वेलोसिटी का बनाना होता था, या वेलोसिटी का ग्राफ देते थे, उसको सामने रखकर एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना होता था। तो जो ग्राफ गिवन होगा, उस गिवन ग्राफ का ग्रेडियंट देखकर हम अगला ग्राफ आपसे बनवा देंगे। ठीक है, और मुझे लगता है समी भाई को याद आया वाया नहीं है। समी जरा जल्दी से देख के बताना, जल्दी से बताओ इस वाले ग्राफ का ग्रेडियंट कैसा होगा? जीरो। सर हॉरिजेंटल लाइन है, जीरो ग्रेडियंट। समी, इस वाले ग्राफ का ग्रेडियंट कैसा होगा? सर पॉजिटिव ग्रेडियंट। इसका ग्रेडियंट कैसा होगा? नेगेटिव ग्रेडियंट। यार तो ग्रेडियंट याद करवा रहा हूँ समी यार। हाँ बताना जल्दी से बताओ, ए वाला ग्रेडियंट कैसा है? ए वाला ग्रेडियंट समी भाई कैसा है? जीरो ग्रेडियंट है। हॉरिजेंटल लाइन है, जीरो ग्रेडियंट है। बी वाला ग्राफ कैसा है? सर पॉजिटिव ग्रेडियंट है। सी वाला ग्रेडियंट कैसा है? सर नेगेटिव ग्रेडियंट है। और नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे बनाऊंगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर बनाऊंगा, हॉरिजेंटल लाइन होगी तो एक्स एक्सिस पे बना दूंगा। इससे ज्यादा मुश्किल ग्राफ नहीं देगा। काइनेमेटिक्स में तो इंतहा कर देता था, वो कर्व और पता नहीं क्या कुछ। इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें आप देखिएगा सारी ग्राफ मजे से ऐसे वाले चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ऊपर वापस आ रहा हूँ। क्या मैंने पढ़ाया है सर? आपने पढ़ाया म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है सर? दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एक कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। सर प्राइमरी कॉइल में करंट बदलते हैं तो फील्ड बदलती है, फील्ड स्ट्रेंथ बदलने से फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स बदलने से ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो हमें सर ग्राफ जो देंगे उसको देके ईएमएफ का ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ का ही सवाल आता है और कुछ नहीं आता। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, सभी और पकाऊं? मेरी मर्जी है तो और सुनो। हेडिंग है जनाब, नेक्स्ट हेडिंग है सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है भाई सेल्फ इंडक्शन। यार सेल्फ इंडक्शन में होता ही है कि एक तार का कॉइल है और इस तार के कॉइल के साथ इन्होंने तार के कॉइल के साथ इन्होंने चले बैटरी ही लगा दी है, बैटरी लगा दी और ये कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल। अरे ना, बैटरी से करंट आ रहा है, बैटरी से करंट आ रहा है और करंट मैंने डीसी लगाया हुआ है। सर डीसी लगाया हुआ है तो करंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट करंट। तो इसके अंदर सर कोई म्यूचुअल इंडक्शन, कोई भी इंडक्शन नहीं होने वाली। लेकिन ये बताओ, अगर मैं इस जगह पर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दूं, मतलब रियोस्टेट लगा दूं। जब आप रियोस्टेट लगाओगे ना, रियोस्टेट लगाओगे और रियोस्टेट से करंट चेंज करोगे। सर अब करंट चेंज करते हैं ना, तो अगर दो क्वाइल नहीं है, सिंगल क्वाइल है, तो सिंगल क्वाइल में भी करंट बदलने से एक नया करंट पैदा हो जाता है। एक करंट तो बैटरी से आ रहा है, एक करंट बैटरी से आ रहा है। सर जो करंट बैटरी से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पियर है, जैसे ही तुम यहां से करंट चेंज करोगे तो एक नया करंट पैदा हो जाएगा और वो नया करंट 5 एम्पियर को बना देगा 6 एम्पियर। मैं जानबूझ के थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, 5 एम्पियर को बना देगा 6 एम्पियर। तो 5 एम्पियर बैटरी से आने वाला और 1 एम्पियर नया करंट पैदा हो गया, 6 एम्पियर हो गया। सर आपने इसमें गलती क्या बोली? सर गलती ये बेटा, मैंने अभी पढ़ाया था लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ कहता है कि सर जो नया करंट पैदा होता है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो करंट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कराएगा, बल्कि करंट की वैल्यू को डिक्रीज करा देगा। तो 5 एम्पियर करंट बैटरी से आ रहा था, अगर आप किसी भी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, बहुत सारे तरीके भी आपको बताता हूं, तरीके से चेंज करते हैं तो करंट इंक्रीज होने के बजाय करंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक, एक और एग्जांपल देखिएगा। अगर आपके पास एक आयरन की रॉड हो, आयरन की रॉड, आपको पता है मैग्नेटिक लाइनें आयरन की रॉड में खुद ब खुद ज्यादा हो जाती है। तो ये आयरन की रॉड है, अभी आयरन की रॉड बाहर रखी हुई है, बाहर रखी हुई है, और इस वक्त कॉइल में करंट 5 एम्पियर है। मैंने एमीटर लगाया हुआ है, एमीटर लगाया हुआ, करंट 5 एम्पियर आ रहा है। मैंने क्या करा, इस आयरन की रॉड को इस कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे ना, तो आयरन मैग्नेटिक लाइनों को बढ़ा देता है। अब क्यों बढ़ा देता है उसको छोड़े, आयरन मैग्नेटिक लाइनों को बढ़ा देता है। सर मैग्नेटिक लाइनें बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और नया करंट पैदा हो जाएगा। और जो नया करंट पैदा होगा सर, वो नया पैदा होने वाला करंट करंट की वैल्यू को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम कर देगा। समी भाई करंट की वैल्यू कम क्यों हो गई जबकि करंट तो पैदा हुआ है? अपोजिंग है सर, अपोजिंग है। तो आयरन की रॉड से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो,
करंट को चेंज करके कर सकते हो। तो जब कभी सिंगल कॉइल होगा तो मैं कह दूंगा सेल्फ इंडक्शन, और जब कभी दो कॉइल होंगे तो मैं कह दूंगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो मेरे ख्याल में इतनी सारी थ्योरी समी भाई को सुना देना काफी है। तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।